अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी की यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। जय हिंद। सुनीता केजरीवाल को आप सुन रहे थे। अरविंद केजरीवाल की पत्नी, उनकी तरफ से ये संदेश जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, शुगर लेवल्स उनके फ्लक्चुएट कर रहे हैं, लेकिन उनका निश्चय दृढ़ है। दिल्ली की जल मंत्री को संदेश दिया उन्होंने, दिल्ली वालों को पानी सीवर की कोई दिक्कत ना आए, और इस पर भी केंद्र की तरफ से उन पर केस कर दिया गया। आखिर चाहती क्या है केंद्र सरकार? क्या दिल्ली को तबाह करना चाहती है केंद्र सरकार? ये कहा सुनीता केजरीवाल ने। साथ ही ये जो कथित शराब घोटाला है, इसको लेकर सुनीता केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 250 से ज्यादा जगह रेड मारी है ईडी ने, एक पैसा इनको नहीं मिला। कहां है पैसा? इसको लेकर केजरीवाल खुद 28 मार्च को खुलासा करेंगे, सबूत देंगे अदालत के सामने। और अपनी बात का अंत सुनीता केजरीवाल ने ये कहते हुए किया कि अरविंद केजरीवाल ने संदेश दिया दिल्ली के लोगों को कि शरीर भले ही उनका इस वक्त सलाखों के पीछे ईडी की कस्टडी में है, लेकिन आत्मा उनकी दिल्ली वालों के बीच है। दिल्ली के लिए वो चिंतित हैं। अरविंद केजरीवाल का ये संदेश जो पत्नी सुनीता केजरीवाल ने देश के सामने रखा है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की तरफ से ये बड़ी जानकारी साझा की गई कि ये जो कथित शराब घोटाला है, इसको लेकर 250 रेड मारने के बावजूद ईडी आज तक एक नए पैसे की बरामदगी नहीं कर पाई है। एक नया पैसा ईडी को नहीं मिला है। कहां है ये पैसा? इसको लेकर 28 मार्च को खुद केजरीवाल अदालत के सामने बात रखेंगे, ये सुनीता केजरीवाल ने कहा है। 28 मार्च वो तारीख है जब ईडी की कस्टडी खत्म हो रही है अरविंद केजरीवाल की, और एक बार फिर से ईडी अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर आएगी। और इस सब के बीच ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं दीपक से। दीपक, ये जो प्रदर्शन चल रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जरा जानकारी दीजिए इसके बारे में।
और रोमाना सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी के विधायकों की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये आपको आम आदमी पार्टी के विधायक जरूर नजर आ रहे हैं जो केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन थोड़ा आगे चलते हैं तो देखिए बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सुबह से आप विधायक लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे थे, लेकिन अब देखिए कि तमाम जो देखिए विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं। नेता प्रतिपक्ष जी हमारे साथ हैं। सर, ये आप तख्ती लेकर पहुंचे, केजरीवाल से इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जेल से सरकार। अरे अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। उनको अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उनको अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। कम से कम 1 दर्जन घोटाले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर किए हैं। अभी और भी घोटाले सामने आने वाले हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल अपने पद से त्यागपत्र दे। इसी मांग को लेकर आज भाजपा विधायक दल अरविंद केजरीवाल के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। तो ये देखिए विधायक बीजेपी के विधायक हैं, भ्रष्ट केजरीवाल इस्तीफा दो, इस तरीके से मनमोहन सिंह बिष्ट आप लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप जो आरोपी है उसने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है, चंदा दिया है आपकी पार्टी को गिरफ्तार होने के बाद। केजरीवाल क्या कह सकता है क्या नहीं कह सकता है उसकी सत्यता हमें जानने की जरूरत नहीं है। आज जिस प्रकार से केजरीवाल हर जगह भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस लिप्त होने का सबूत कोर्ट ने ठप्पा लगा करके दिखा दिया कि उनमें सारे आरोप सिद्ध हुए। अभी तो एक मुद्दे पर केजरीवाल अंदर गया है। यदि हम बारीवार सारे मुद्दों को लेके लें तो निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों के पांव से जमीन खिसक जाएगी, ऐसा मेरे मानना है। ठीक है दीपक, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। केजरीवाल पर ईडी के बाद अब सीबीआई जो है वो शिकंजा कसने वाली है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब सीबीआई अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांग सकती है। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि ईडी के बाद सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगेगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। मनोज, शिकंजा कसता हुआ अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक एजेंसी के बाद अब दूसरी एजेंसी तैयार है रिमांड पर लेने के लिए अरविंद केजरीवाल को। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है कि क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है तो सीबीआई भी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है और सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर मांग सकती है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली हैं। जिस तरीके से अब कल 6 दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की खत्म होगी तो सीबीआई भी, क्योंकि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी आबकारी नीति मामले की, और उस मामले में भी इस मामले में भी जो है कई गिरफ्तारियां सीबीआई ने की थी। तो अब आगे आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये निकाला जाए ना कि मतलब अब ईडी और रिमांड नहीं मांगेगी कल, इतना तय है। इसी वजह से अब सीबीआई की एंट्री होगी। मनोज, ऐसी कोई जानकारी कि कल ही सीबीआई की बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि ईडी, जी देखिए ये अभी तक साफ नहीं किया गया है कि कल ही सीबीआई रिमांड मांगने वाली है या आगे आने वाले दिनों में मांगेगी, लेकिन सीबीआई के सूत्रों ने इतना जरूर साफ किया है कि सीबीआई जो है इस मामले में आगे रिमांड की जो मांग है वो कर सकती है, क्योंकि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने शुरू की थी और इस मामले में सीबीआई ने भी कई लोगों को गिरफ्तार किया था और इन्वेस्टिगेशन लगातार सीबीआई की भी जारी थी। उसके बाद ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की पीएमएलए के तहत, और अब जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि सीबीआई भी इस मामले के अंदर अरविंद केजरीवाल की रिमांड जो है वो मांग सकती है। रहिए मेरे साथ मनोज वर्मा, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच दर्शकों को बड़ी जानकारी दे देते हैं। हाईकोर्ट में वो जो केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई चल रही है वो दोबारा शुरू हो गई है। कुछ देर के लिए सुनवाई रुकी थी, कुछ देर के लिए सुनवाई टली थी, लेकिन अब सुनवाई दोबारा शुरू हो गई है। कोर्ट में पक्ष रखते हुए अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी को संविधान के खिलाफ करार दिया। सिंघवी ने कोर्ट में कहा है, एक सीएम को चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद गिरफ्तारी हुई। केजरीवाल को प्रचार से रोक दिया गया। तो ये तमाम तर्क हैं जो अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से अदालत के सामने रखे जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे मनोज वर्मा, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। किस तरीके से हाईकोर्ट के भीतर ये सुनवाई आगे बढ़ रही है अरविंद केजरीवाल की याचिका को लेकर। मनोज वर्मा, कोर्टरूम के भीतर से क्या अपडेट मिल रहा है?
जी बिल्कुल, देखिए जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं वो अपनी जो दलील है वो लगातार अदालत के सामने रख रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये कार्रवाई मौलिक ढांचे के विरुद्ध है। एक सीएम को चुनाव से पहले गिरफ्तार किया गया, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जो इसकी टाइमिंग है गिरफ्तारी की वो भी बिल्कुल अलग है, क्योंकि चुनाव से पहले गिरफ्तार किया गया है। सिंघवी ने यह भी कहा है कि पीएमएलए सेक्शन 50 के तहत पहले बयान लिया जाना चाहिए था, उसके बाद गिरफ्तारी की जानी चाहिए थी। इस पर जज ने ये कहा है कि मुझे समझना है कि दलील किस बात पर दी जा रही है। सुबह मैंने कहा था कि मुख्य मामले यानी कि गिरफ्तारी को चुनौती पर नोटिस जारी कर विस्तार से सुनना होगा, तब कहा गया था कि रिमांड खत्म हो रही है, उस पर ये बात हो रही है। तब सिंघवी की तरफ से कहा गया है कि दोनों का परिणाम एक ही होगा, मुझे आज ही अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए, गिरफ्तारी और रिमांड दोनों गलत हैं। तो सिंघवी ये कह रहे हैं कि जो ईडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की है वो गलत तरीके से की है और उनको अंतरिम जमानत पर बाहर किया जाए। तो सुनवाई अभी जो है वो लगातार चल रही है। बीच में जो ईडी के वकील हैं एसवी राजू, उनका कनेक्शन कट गया था, उनकी वो जुड़ नहीं पाए थे, तो दोबारा से वो जुड़े हैं और सुनवाई जो है वो अभी इस वक्त भी लगातार अदालत में चल रही है। और क्या इस सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं? इसको लेकर कोई अपडेट है मनोज? जी नहीं, देखिए अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो ईडी की हिरासत में हैं, वो रिमांड पर हैं। तो वो ईडी जो मुख्यालय है वहाँ ईडी मुख्यालय के अंदर है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल के वकील जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ईडी के वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं और जो जज हैं वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जुड़ी हुई हैं। अदालत के अंदर इस वक्त मीडिया कर्मी मौजूद हैं और जो जूनियर वकील हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। एक जो अपडेट और आ रही है, सिंघवी ने कहा है कि एक मौजूदा सीएम की गिरफ्तारी चुनाव को प्रभावित करने के लिए की गई है। इतना ही नहीं, सिंघवी आगे कह रहे हैं कि इस तरह लोकतंत्र को जो चोट है वो पहुंचाई जा रही है। सिंघवी आगे कहते हैं कि गिरफ्तारी की शक्ति होने का मतलब गिरफ्तार कर लेना नहीं होता, ये तभी होना चाहिए जब वाकई इसकी जरूरत हो। सिंघवी ये भी आगे बता रहे हैं कि क्या पीएमएलए सेक्शन 19 यानी गिरफ्तारी की ज़रूरतों का पालन हुआ या उसके बिना ही गिरफ्तारी की गई है। तो फिलहाल जो दलीलें हैं वो सिंघवी की तरफ से लगातार इस मामले में दी जा रही हैं। अभी क्योंकि ईडी के वकील ने बोलना शुरू नहीं किया है तो वो भी अपनी दलीलें जो हैं वो अभी अदालत के सामने रखेंगे। सुनवाई बीच में थोड़ी देर के लिए ज़रूर रुकी थी, लेकिन दोबारा से सुनवाई अब जारी हो चुकी है और अभी इस वक्त जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो अपनी दलीलें लगातार अदालत के सामने रख रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है, जो पूरा जो अंदर जो जिरह चल रही है वो इसी बात को लेकर चल रही है कि अरविंद केजरीवाल की जो ईडी ने गिरफ्तारी की है वो गलत तरीके से की है, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं ईडी के ऊपर। और उनका ये कहना है कि जो टाइमिंग है गिरफ्तारी की वो भी बहुत गलत है, क्योंकि चुनाव से पहले गिरफ्तार किया गया है और चुनाव बहुत नजदीक थे, तो आचार संहिता भी लगी हुई थी, तो वो अब जो है प्रचार कैसे कर पाएंगे। जी आप रहिए मेरे साथ मनोज वर्मा। जैसे जैसे अपडेट कोर्ट रूम जहां पर ये सुनवाई चल रही है आता जाएगा, फौरन आप तक हम पहुंचाते जाएंगे। इस बीच अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली विधानसभा में भारी हंगामा हुआ है, कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है। आम आदमी पार्टी के विधायक जंजीरें पहनकर आज दिल्ली विधानसभा पहुंचे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जंजीरों में खुद को बांधकर ये पहुंचे आज विधानसभा। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि लोकतंत्र जो है वो कैद कर लिया गया है, लोकतंत्र जो है वो बेड़ियों में। पहन के आए नहीं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम सबको गिरफ्तार कर ले और हम कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर ले। वो चाहती है कि हम सबको उठा के जेल में डाल दे और हम तैयार हैं। अगर उन्हें इसी तरीके से सरकार चलानी, इसी तरीके चुनाव जीतना है तो इसी तरीके चुनाव जीत में। तो क्या आज हाउस में भी इसी तरीके से विरोध करेंगे आप लोग? लगातार विरोध चल ही रहा है, सड़कों पे पूरे देश भर में विरोध चल रहा है, देश की जनता सड़कों पे आ रही है और लगातार विरोध चल रहा है। ठीक है। तो ये प्रवीण देशमुख आम आदमी पार्टी के विधायक जो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से जंजीरें पहनकर जो है सदन में जा रहे हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं, और इसी तरीके से कुछ और विधायक भी अलग अलग तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके से विधानसभा में सदन की कार्रवाई में आज ये लोग पहुंचे हैं और कुछ ऐसे ही तरीके से बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की भी तैयारी है। कैमरामैन वेद प्रकाश पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली विधानसभा के बाहर ही, जहां पर कुछ देर पहले तक तो बहुत जबरदस्त यहां प्रदर्शन चल रहा था। आम आदमी पार्टी के विधायक भी और बीजेपी के विधायक भी, दोनों ही तरफ से जोरदार हंगामा। अभी की स्थिति क्या है दीपक रावत? और एक तरफ जहां मामला अदालत में चल रहा है, कानूनी विकल्प पर आगे बढ़ा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ ये सड़क पर सियासत, इसकी जो तस्वीर है वो दिखा दीजिए दर्शकों। देखिए रोमाना, आज स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मामलों को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। 11 बजे हाउस शुरू हुआ, लेकिन
तभी से लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी के विधायक विरोध कर रहे हैं और अब बीजेपी के विधायकों ने भी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री का दफ्तर है विधानसभा में और उसके बाहर की आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो तमाम जो विधायक हैं बीजेपी के हों आम आदमी पार्टी के हों, वो एक दूसरे से उलझते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हर जो विधायक है वो अपनी पार्टी का संदेश आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अरविंद केजरीवाल के जो साथी हैं, जो विधायक हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो पूरी गिरफ्तारी हुई है वो असंवैधानिक है, गलत तरीके से हुई है और इस तरीके से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जब उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो इसीलिए गिरफ्तारी हुई है, इसीलिए मनीष सिसोदिया जेल में है और इसीलिए उनको बेल नहीं मिल पा रही है। तो ये लगातार जो है देखिए दोनों तरफ से, चाहे आम आदमी पार्टी के विधायक हों या बीजेपी के विधायक हों, आपस में एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी विधानसभा परिसर में इसी तरीके से आज सुबह से हंगामा हो रहा है। और ये वजह है कि स्पीकर ने विधानसभा का जो आज विशेष सत्र था उसे 1 अप्रैल यानी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दोनों पार्टी के जो विधायक है वो एक दूसरे के खिलाफ इसी तरीके से अलग अलग तरीके से बीजेपी वाले तख्तियां लेकर पहुंचे थे। तो जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो टी शर्ट लेकर पहुंचे जिसमें लिखा है मैं भी केजरीवाल, और साथ ही साथ हथकड़ियां बीड़ियां बांध कर आए थे और ये लगातार पूरे परिसर में घूम रहे हैं। तो यहां से मैं एक बार और फिर से आपको पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं कि सामने आप देखिए कि लगातार जो है अरविंद केजरीवाल का मुखौटा पहनकर जो आपको आम आदमी पार्टी के विधायक नजर आ रहे हैं, उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई है जिस पर मैं भी केजरीवाल लिखा हुआ है। वहीं बीजेपी के विधायकों के हाथों में तख्तियां हैं, कहा है कि सीधे तौर पर भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी हुई है और अब अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये देखिए एक दूसरे से झड़प तक की नौबत है, यहाँ पर आपस में धक्का मुक्की भी हो रही है। एक तस्वीर मैं आपको आगे से दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर कुछ धक्का मुक्की की तस्वीरें नजर आ रही हैं और लगातार कोशिश ये की जा रही है यहाँ पर जो मार्शल उनकी तरफ से कि सभी विधायकों को अलग अलग कर दिया जाए। लेकिन स्थिति लगातार ऐसी बनती जा रही है कि जहां बीजेपी के विधायक जा रहे हैं वहां आम आदमी पार्टी के विधायक और जहां आम आदमी पार्टी के विधायक नारेबाजी कर रहे हैं वहां बीजेपी के विधायक। ये देखिए यहाँ घेरा जा रहा है विधायकों को, यहाँ विजेंद्र गुप्ता है, उनके आसपास आम आदमी पार्टी के विधायकों को घेरा जा रहा है, लगातार घेरा जा रहा है। ये देखिए लगातार विरोध चल रहा है और एक दूसरे से उलझते हुए सभी विधायक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो तस्वीर आज सुबह से इसी तरीके से विधानसभा में बनी हुई है। रोमाना, कांग्रेस के नेता संजय निरुपम इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आखिरकार आज दृश्य ये है कि हम पूरी तरह से उस शिवसेना के सामने सरेंडर हो गए हैं जिसकी अपनी कोई अब वक़्त नहीं रह गई। बहुत ज्यादा शिवसेना का जनाधार है ऐसा नहीं माना जा सकता, यह सिर्फ एक प्रकार का एक हाइप है ये। और ऐसे कम जनाधार वाले पक्ष के सामने कांग्रेस का सरेंडर करना निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक तरह से मैं समझता हूं कि एक श्रद्धांजलि लिखने का एक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं 1-8 हफ्ते ज्यादा से ज्यादा अब इंतजार करूंगा। मुझे मालूम है आप लोगों के मन में चिंता यह होगी कि हम अगला निर्णय क्या ले रहे हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि मेरे सामने अब सारे विकल्प खुले हैं, मैं विकल्पहीन स्थिति में नहीं हूं। अब जो होगा आर पार होगा और आने वाले 1-8 हफ्ते में इस प्रकार की घोषणा आपको सुनने को मिल जाएगी। तब तक के लिए मैं निश्चित तौर पर अपने नेतृत्व की जो भी एक उनके मन में हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ताओं के लिए जो भावना है उस भावना का इंतजार किया जाएगा। अब इससे ज्यादा इंतजार करने का वक्त, 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता, ऐसी मेरी घोषणा है। जिस तरीके से आज कांग्रेस के सारी सीटों पर जहां पर कांग्रेस संजय निरुपम को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि साहब ये तो बिल्कुल ऐसी हालत हो गई है जैसे कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना के सामने सरेंडर कर दिया हो, स्थिति बन गई है कांग्रेस की श्रद्धांजलि लिखने जैसी। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम कांग्रेस नेतृत्व को दे रहे हैं संजय निरुपम और कह रहे हैं अगर 1 हफ्ते में पार्टी हम जैसे कार्यकर्ताओं की सुध नहीं लेती है तो फिर हमारे सामने भी सभी विकल्प खुले हुए। बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आ रही है जहां पप्पू यादव के टिकट पर आरजेडी ने पेंच फंसा दिया है। मतलब महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा। आरजेडी और कांग्रेस के बीच इस वक्त मामला पप्पू यादव को लेकर अटका हुआ है। आरजेडी कांग्रेस को पप्पू यादव के लिए पूर्णिया सीट देने को तैयार नहीं है और साथ ही सुपौल सीट भी कांग्रेस के हाथ से फिसल सकती है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र, पूर्णिया, सुपौल ये वो सीटें हैं जिसको लेकर आरजेडी कांग्रेस को ये सीटें देने को तैयार नहीं है। किस तरीके से समझा जाए ये अपना दबदबा, बड़े भाई की भूमिका बिहार की राजनीति में आरजेडी स्थापित करना चाहती है कांग्रेस पर? बिल्कुल, देखिए इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि आरजेडी में जो माफ करिए बिहार में
जो विपक्ष का गठबंधन है उसमें आरजेडी की भूमिका बड़े भाई की है और लालू यादव समय समय पर इस बात को जताते भी रहते हैं। जहां तक पप्पू यादव का सवाल है तो पप्पू यादव की एंट्री तो हो गई कांग्रेस पार्टी में, लेकिन उनके लिए लालू यादव किसी भी सूरत में पूर्णिया सीट छोड़ने को तैयार नहीं है और उसके पीछे वजह पप्पू यादव नहीं है, वजह लालू यादव के अपने राजनीतिक समीकरण है। वहां उस सीट से लालू यादव बीमा भारती को टिकट देना चाहते हैं और जाहिर सी बात है उन्होंने अगर तय कर लिया है तो कम से कम वो पप्पू यादव के लिए तो अपनी जो सोच है वो नहीं बदलेंगे, अपना फैसला नहीं बदलेंगे। बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव की एंट्री के बाद अब सुपौल सीट जो कोसी इलाके की एक अहम सीट है वो कांग्रेस के खाते में पहले बताई जा रही थी, अब मेरे सूत्र बता रहे हैं कि वो सीट भी फंस गई है क्योंकि आरजेडी को आशंका है कि कहीं सुपौल सीट से पप्पू यादव के बेटे को कांग्रेस टिकट ना दे दे। तो कल जो अंदर खाने बैठक हुई है उसमें इस सीट पर भी चर्चा हुई है और आरजेडी की तरफ से 2 टूक कह दिया गया है कि पूर्णिया तो सीट नहीं देंगे, अगर सुपौल को लेकर कुछ ऐसी तैयारी है तो सुपौल भी कांग्रेस को नहीं मिलेगी। तो मतलब इसका यही हुआ ना कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव और उनका परिवार उसको सियासत में हाशिए पर पहुंचाने के लिए आरजेडी कांग्रेस के खाते में सीटें नहीं देने ज्यादा चाहता है। सुपौल की अगर बात की जाए तो वहां से 2019 में भी कांग्रेस के खाते में सीट गई थी, रंजीत रंजन वहां से चुनाव लड़ी थी, अलग बात है कि वो वहां से हार गई थी, लेकिन उस सीट पर वो उससे पहले जीती हुई भी है। ऐसे में ये सीट बिहार में गठबंधन में कांग्रेस पार्टी लड़ती आई है और अभी तक तो पूर्णिया को लेकर कि चलिए बीमा भारती की आपने एंट्री करा ली तो आप बीमा भारती के लिए वो पूर्णिया की सीट पर दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन अब सुपौल सीट तो मतलब सीधे सीधे यहां पर जो आंख का काटा है आरजेडी के लिए वो पप्पू यादव बने हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं आरजेडी को यह संकेत है कि वहां से पप्पू यादव अपने बेटे को लड़ा सकते हैं और यही बात आरजेडी को चुभ रही है और इसीलिए आरजेडी ने साफ कर दिया है। बल्कि हम आपको बताएं कि जब पप्पू यादव मिलने गए थे लालू यादव से कांग्रेस में शामिल होने से पहले, लालू यादव ने उन्हें कहा था कि आपको मधेपुरा लड़ना चाहिए। हालांकि पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने तैयारी पूर्णिया में की हुई है। पप्पू यादव भी पूर्णिया छोड़ने को तैयार नहीं है, हालांकि इसकी पुष्टि होनी अभी बाकी है, लेकिन पप्पू यादव के करीबी सूत्रों का कहना है कि अगर पूर्णिया की सीट आरजेडी नहीं देती है तो फिर वहां पर पप्पू यादव जो है वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। तो कुल मिलाकर के पूर्णिया और सुपौल पर बात अभी भी नहीं बनी है, लेकिन आरजेडी कांग्रेस को 9 सीटें देने पर तैयार हो गई है रोमाना। और अब हम पप्पू यादव से सीट बंटवारे का जो फार्मूला है उसकी खबर भी दर्शकों को दे दें कि आरजेडी बिहार में कांग्रेस को 9 सीटें देने को तैयार हो गई है। उसमें पूर्णिया की सीट नहीं है, सुपौल भी फंस सकती है, लेकिन बदले में आरजेडी कांग्रेस को कह रही है कि आप झारखंड में हमें 2 सीटें दीजिए। झारखंड की 2 सीट है, पलामू और चतरा, दोनों सीटों पर आरजेडी की नजर है। मेरे साथ मैं लौटूंगी आपके पास और जरा विस्तार से बात करेंगे। एक बड़ी खबर और आ रही है और वो ये कि प्रशांत किशोर, दिल्ली में प्रशांत किशोर समर्थकों ने एक इफ्तार का आयोजन किया और इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर शामिल हुए। इफ्तार में प्रशांत किशोर खुद भी मौजूद थे। तो इसके क्या मायने हैं, इसको भी जरा समझना जरूरी हो जाता है। हालांकि 24 चुनाव में जो चुनावी राजनीति है उससे प्रशांत किशोर ने एक दूरी बनाई हुई है, लेकिन दिल्ली में इफ्तार देना, उसमें तारिक अनवर का शामिल होना, जैनेंद्र नतीजा क्या हुआ? नीतीश कुमार 14 में पूरी तरह चुनाव। बिल्कुल, देखिए बहुत दिलचस्प है। प्रशांत किशोर जिस तरीके की सियासत करते हैं उसमें पहली बार इफ्तार की एंट्री हुई है। दिल्ली में प्रशांत किशोर के समर्थकों ने इफ्तार का आयोजन किया है। तस्वीरें हम अगर आप दिखा रहे हो दर्शकों को, उसके पीछे प्रशांत किशोर की बड़ी सी तस्वीर है और उसमें कई मुस्लिम लीडरशिप को आमंत्रित किया गया था, लेकिन ज्यादातर लोग प्रशांत किशोर की वजह से उसमें शामिल नहीं हुए। अहम बात और दिलचस्प बात यह कि तारिक अनवर इफ्तार में शामिल हुए और इसके बाद उन्होंने एड्रेस भी किया वहां पर। ये अहम इसीलिए है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक कटिहार सीट को लेकर के पेच फंसा हुआ था कांग्रेस और आरजेडी के बीच में। हालांकि कटिहार अब देने को आरजेडी तैयार हो गई है कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस में कौन बाजी मारेगा ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि तारिक अनवर के अलावा वहां से शकील अहमद खान जो विधायक हैं, विधायक दल के नेता हैं कांग्रेस के बिहार में, वो टिकट मांग रहे हैं। एक युवा नेता है तौकीर आलम, वो भी टिकट मांग रहे हैं, उनकी भी दावेदारी मजबूत है। तो इसलिए और इन सबके बीच तारिक अनवर का प्रशांत किशोर के इफ्तार में शामिल होना बिहार में जो सियासी गहमा गहमी और खास तौर पे जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है उसमें कल के इफ्तार को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। जाहिर सी बात है इसको लेकर के क्लैरिटी, सफाई तो तारिक अनवर ही दे सकते हैं कि वो इसमें जो शामिल हुए ये सिर्फ एक सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम के तौर पर शामिल हुए या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद भी था, क्योंकि प्रशांत किशोर बीते काफी समय से हमलावर रहे आरजेडी लीडरशिप पर, कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर, और इन सब के बीच अगर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उनके साथ मंच साझा करता है तो इस पर चर्चा तो होगी ही और सवाल भी खूब अंदर खाने उठ रहे हैं। जी, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं उनको लखनऊ में बुलाया है। खबर यह मिल रही है समाजवादी पार्टी मेरठ लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी बदल सकती है। मेरठ लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में चुनाव होना है।
वहां भानु प्रताप सिंह को फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बदल सकती है। तो देखिए, आज सुबह से ही समाजवादी पार्टी के खेमे से ये खबरें जो छनकर आ रही हैं और लगातार जो उम्मीदवारों का नाम है उसको लेकर एक तरीके से कंफ्यूजन। इससे पहले मुरादाबाद में उम्मीदवार कौन होगा इसको लेकर भी एक सवाल खड़ा हो गया, सस्पेंस बन गया, क्योंकि पहले डॉक्टर एसटी हसन का नाम जब सामने आया था, जिनकी तरफ से कल नामांकन भी कर दिया गया था, अचानक से देर शाम से कल जो रुचि वीरा हैं उनका नाम चलने लगा। हालांकि बाद में स्थिति साफ हुई। एसटी हसन की तरफ से बताया गया कि मुरादाबाद में वही समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बने रहेंगे। रामपुर को लेकर जो मौलाना नदवी हैं उनके नाम पर समाजवादी पार्टी की तरफ से मोहर लगाई गई। हालांकि खबर यह भी आई थी कि आजम खान की तरफ से चिट्ठी लिखकर बाकायदा अखिलेश यादव से कहा गया है कि रामपुर से अखिलेश यादव चुनाव मैदान में उतरे, वरना रामपुर में लोकसभा चुनाव का आजम खान बहिष्कार करेंगे। और अब मेरठ सीट पर भी कैंडिडेट को लेकर फिलहाल समाजवादी पार्टी कुछ बैकफुट पर नजर आ रही है। मेरठ से समाजवादी पार्टी ने जो भानु प्रताप सिंह का नाम पहले बढ़ा दिया था उम्मीदवार के तौर पर, अब कैंडिडेट बदला जा सकता है। सीधे रुख करते हैं, संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, जरा जानते हैं संजय से ये क्या है मेरठ में कैंडिडेट बदलने की इनसाइड स्टोरी। संजय, देखिए, भानु प्रताप को लेकर के नाराजगी है स्थानीय कार्यकर्ताओं और जो वहाँ के जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनका जो फीडबैक है कि ये प्रत्याशी मेरठ में बहुत अच्छी फाइट एनडीए के प्रत्याशी को नहीं दे सकते। आपने देखा किस तरह से अरुण गोविल को वहाँ से चुनाव में उतारा गया है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की शुरुआत भी मेरठ से कर रहे हैं। तो ऐसे में भारी भरकम कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लाया गया है उसको टक्कर देने के लिए मजबूत प्रत्याशी की तलाश है और इसीलिए भानु प्रताप का विरोध किया जा रहा है। हालांकि पहले ही जब उनका टिकट घोषित किया गया तो उसके बाद से जो विरोध के स्वर है समाजवादी पार्टी के वो लगातार उठने लगे थे और अब ये बात कही जा रही है कि ये टिकट बदलेगा। और इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उन्होंने आज प्रदेश मुख्यालय में जो एनसीआर के नेता हैं, जो समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, उनको बुलाया है, पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाया है और वहाँ पर लगातार मंथन किया जा रहा है कि भानु प्रताप के बजाय कौन सा ऐसा चेहरा होगा जिसको मेरठ से समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में उतारेगी। तो लगातार मंथन जारी है। उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर में वो सारी जो बातें हैं अंदर की वो निकल करके छन करके बाहर आएंगी। हालांकि दूसरे चरण में मेरठ में मतदान है, ऐसे में वक्त है प्रत्याशी के चयन का। बहुत शुक्रिया आपका संजय त्रिपाठी इस तमाम जानकारी के लिए। तो मेरठ सीट से अपने उम्मीदवार को बदल सकती है समाजवादी पार्टी। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने एक बैठक भी बुलाई है। जैसे ही कोई अपडेट होगा फौरन आप तक हम पहुंचाएंगे। और इस बीच लोकसभा में रामपुर सीट पर जो मुकाबला है वो दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है चुनाव में। बड़ी खबर यह कि समाजवादी पार्टी की ओर से दिल्ली की एक मस्जिद के इमाम मौलाना नदवी को टिकट मिलने के बाद आजम खान के करीबी आसिम राजा ने भी पर्चा खरीद लिया है। अब सवाल ये कि क्या आसिम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल। रामपुर सीट के चुनाव में नया मोड़ आ गया है। आजम खान के करीबी ने भी पर्चा खरीद लिया है। तो क्या आजम खान सलाखों के पीछे से रामपुर की सियासत को अभी भी कहीं ना कहीं डिक्टेट करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से मौलाना नदवी को अपना उम्मीदवार बनाया जाता है और उसके बाद आजम खान के करीबी माने जाने वाले आसिम जो हैं वो भी पर्चा खरीद लेते हैं। आसिम ने पर्चा क्यों खरीदा, इसको लेकर अब सवाल बड़ा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ही मुरादाबाद से रुचि वीरा नामांकन कर रही हैं, ये बड़ी खबर है। एसपी सिंबल के साथ नामांकन कर दिया है। एसटी हसन कल ही नामांकन कर चुके हैं और अब बड़ी खबर ये कि मुरादाबाद सीट को लेकर रुचि वीरा ने समाजवादी पार्टी से नामांकन किया है। तो यहां सवाल बड़ा होता हुआ मुरादाबाद सीट पर सस्पेंस, इसको खत्म माना जाएगा, बढ़ता हुआ माना जाएगा। कल जो है वो एसटी हसन की तरफ से नामांकन और अब जो है वो रुचि वीरा की तरफ से नामांकन कर दिया गया है। कुल मिलाकर यहां पर कंफ्यूजन जो है वो बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी सिंबल के साथ रुचि वीरा का नामांकन। धन्यवाद। और मेरा ख्याल है नॉमिनेशन कराना, क्योंकि एक समय की बाध्यता है, एक लिमिटेशन है, तो वो जरूरी है। उसके बाद आप लोगों के हर सवाल का जवाब दूंगा। मैम कुछ अफवाह हो रही है, एसटी हसन साहब कह रहे हैं अभी हमारा टिकट है, ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ तो बताइए थोड़ा, किसका टिकट है, कौन प्रत्याशी है? ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए या उनसे डॉक्टर साहब से पूछिए। मैं नॉमिनेशन के बाद अपनी नॉमिनेशन करवाने जा रही है मैम? जी ओके।
सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित सिंह सावल इस वक्त मौजूद हैं और जरा समझते हैं रोहित से कि कल तक नामांकन जो है वो एसटी हसन ने किया था समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, अब आज रुचि वीरा ये समाजवादी पार्टी के सिंबल पर नामांकन करें, चल क्या रहा है मुरादाबाद सीट को लेकर रोहित? रोहित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे रोहित से। फिलहाल ये खबर जो है मुरादाबाद में, इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के भीतर की जो कलह है वो खुलकर सामने आ रही है। क्या निर्णय नहीं ले पा रहा है समाजवादी पार्टी का नेतृत्व, और इसी वजह से एक दिन पहले एसटी हसन जो कि सिटिंग एमपी है मुरादाबाद के, उनको पार्टी जब उम्मीदवार बनाती है वो नामांकन कर देते हैं, और फिर आज ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रुचि वीरा समाजवादी पार्टी की ही बिजनौर सीट से विधायक हैं, वो पहुंच गई हैं नामांकन करने के लिए। जी भाई, मैं आपके सब सवालों का नॉमिनेशन के बाद जवाब दूंगी। बहुत धन्यवाद। चलिए जो भी हो गया। तो रुचि वीरा नामांकन करने पहुंच गई हैं समाजवादी पार्टी के सिंबल के साथ। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी रोहित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। ये क्या कंफ्यूजन है? कल एसटी हसन पार्टी सिंबल के साथ नामांकन करते हैं, आज रुचि वीरा पहुंची हुई है पार्टी सिंबल के साथ नामांकन करने के लिए। बिल्कुल रोमाना, देखिए इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि रुचि वीरा नामांकन करने पहुंच चुकी हैं। नामांकन के लिए जब वो जा रही थी तो मीडिया से उन्होंने बात की, कहा कि मैं नामांकन के बाद आपके सब सवालों के जवाब दूंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि रुचि वीरा समाजवादी पार्टी के सिंबल के साथ उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। एसटी हसन पिछले कल नामांकन दाखिल कर चुके हैं। रोमाना, आप देखिए जो फॉर्म AB है, यानी जो सिंबल वाला फॉर्म होता है, वो रुचि वीरा के पास है। एसटी हसन ने भी अपना नॉमिनेशन दाखिल किया, तो ऐसे में फॉर्म C उनको ले जाना होगा। जब वो समाजवादी पार्टी से उनको नहीं मिलेगा तो वो निर्दलीय प्रत्याशी हो जाएंगे और रुचि वीरा समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हो जाएंगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और ये बड़ा मूव इसे कहा जाए, क्योंकि एसटी हसन मौजूदा सांसद हैं, मुरादाबाद के मेयर रह चुके हैं, जाना पहचाना नाम है वहां का। पिछले कल उनको रामपुर से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने रामपुर से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उसके बाद बड़े नाटकीय घटनाक्रम में रुचि वीरा अचानक आज सुबह पहुंचती हैं मुरादाबाद, डीएम ऑफिस में पहुंचती हैं, लेकिन नामांकन दाखिल नहीं करती हैं। यहाँ सवाल ये बड़ा हो जाता है कि अभी स्थिति क्या है, ये क्लियर हो पा रही है समाजवादी पार्टी नेतृत्व की तरफ से मुरादाबाद सीट पर जो ऑफिशियल कैंडिडेट है वो कौन है? पार्टी किसको अपना ऑफिशियल कैंडिडेट बता रही है? बिल्कुल, देखिए रोमाना, रुचि वीरा ही समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट होंगी मुरादाबाद सीट से। अभी वो नामांकन दाखिल करने गई है, कुछ ही देर में बाहर आएंगे, मीडिया से वो बात करेंगे। जी रोमाना, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी की तरफ से मुरादाबाद सीट से रुचि वीरा ही ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, पार्टी सिंबल के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका रोहित इस तमाम जानकारी के लिए।